हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डनरी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के बारे में। मेरी काफी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट कर रखा था कि मैं इस कंपनी में वीडियो बनाऊं, तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी बैकग्राउंड के बारे में, उसके बाद हम कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज, उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशंस के बारे में और कोविड का इस कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो वीडियो का एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी शुरू हुई थी 1934 में, बट लेटर ऑन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। अब कर लेते हैं इस कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेसेस 3 एरियाज में डिवाइडेड है। पहला है शिप बिल्डिंग बिजनेस, दूसरा है इंजन प्रोडक्शन और तीसरा है इंजीनियरिंग बिजनेस। यहाँ पे शिप बिल्डिंग बिजनेस में आती है फ्राइगेट, लैंडिंग शिप टैंक्स, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी और सर्वे वेसल्स। तो इस तरह की चीजें आती हैं इस सेगमेंट में। उसके बाद इंजीनियरिंग सेगमेंट में आती हैं पोर्टेबल्स, ब्रिजेस, मैराइन पंप्स, इस तरह की चीजें। इसके अलावा यहाँ पे इंजन प्रोडक्शन में यहाँ पे कंपनी डीजल इंजन सप्लाई करती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के कस्टमर बेस के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज 2 टॉप कस्टमर से आते हैं। पहली है इंडियन नेवी और दूसरी है इंडियन कोस्ट गार्ड। शिप बिल्डिंग बिजनेस में 98.8% रेवेन्यूज आते हैं इंडियन नेवी से और बाकी के 1.2% रेवेन्यूज आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजीनियरिंग डिवीजन के बारे में, तो वहां पे 14.9% रेवेन्यूज आते हैं इंडियन नेवी से, बट यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की इस डिवीजन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इंजन प्रोडक्शन डिवीजन में यहाँ पे 3.5 रेवेन्यूज आते हैं इंडियन नेवी से और बाकी के 96.5 रेवेन्यूज आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से। यहाँ पे कंपनी के रिलेशन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी अच्छे हैं और काफी पुराने हैं। इसका ये फायदा है कि यहाँ पे कंपनी को एक प्रोजेक्ट सिक्योरिटी मिल जाती है। वैसे अभी तक कंपनी टोटल 95 शिप्स सप्लाई कर चुकी है इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफर करती है और यहाँ पे कंपनी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करती है अपने प्रोडक्ट बनाने में। इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी अच्छी क्वालिटी में बनते हैं, जो कि यहाँ पे इनके पास एक स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है। अभी हमने स्ट्रेंथ्स के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। पहला है सिंगल शिपयार्ड। यहाँ पे कंपनी के पास एक ही शिपयार्ड है और वो बेस्ड है कोलकाता में। तो यहाँ पे जब अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस होती हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स या फिर मैन मेड डिजास्टर्स, तो जब इस तरह की चीजें आती हैं तो कंपनी को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं, जो कि काफी बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा पॉइंट है रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो हमें कंपनी को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि स्टील, पंप्स, पाइप्स, तो यहाँ पे जो ये रॉ मटेरियल है वो टोटल कॉस्ट का 61 to 68% कवर करती है। तो यहाँ पे जब भी रॉ मटेरियल के प्राइस में इंक्रीज होती है तो यहाँ पे कंपनी उस प्राइस को आगे कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती। उसके पीछे के ये रीजंस हैं। यहाँ पे जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फिक्स्ड प्राइस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी घटानी पड़ती है। तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे कंपनी के पास ह्यूज कैपेसिटी के शिप बिल्डिंग यार्ड बनाने की फैसिलिटीज नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं काफी एक्टिव रहता हूं और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहां आगे मुझसे पूछ सकते हैं। चलो अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज काफी फ्लक्चुएट होते आ रहे हैं और इनका जो बिजनेस है ये साइक्लिक वे में परफॉर्म करता है। यहाँ पे 2016 में कंपनी के रेवेन्यूज थे 1655 करोड़, 2017 में थे 921 करोड़, 2018 में थे 1347 करोड़, 2019 में थे 1386 करोड़ और यहाँ पे इस साल 2020 में 1433 करोड़ हो गए। तो अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में -9% के रिटर्न्स दिखाए हैं, जो कि बढ़ के पिछले 3 साल में 15% हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 162 करोड़, 2017 में थे 11 करोड़, 2018 में थे 92 करोड़, 2019 में थे 109 करोड़ और यहाँ पे 2020 में 163 करोड़ हो गए। यहाँ पे 2017-2018 में कंपनी के प्रॉफिट्स इसलिए डिप हुए थे क्योंकि यहाँ पे शिप की डिलीवरी में काफी डिले हो गया था। बट अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट्स 30% से बढ़े हैं, जो कि यहाँ पे 3 साल में 142% हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा हैं। चलो अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है, मतलब कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। बट यहाँ पे कंपनी के पास 4000 करोड़ के कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज मतलब
वो लायबिलिटीज मतलब या फिर वो लॉसेस जो कि कंपनी को फ्यूचर में हो सकती हैं, तो इसे हम कह देते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स को ऑपरेटिंग कैश से कंपेयर करें, ऑपरेटिंग कैश मतलब वो कैश जो कंपनी को अपने ऑपरेशन से जनरेट होती है, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों के कंपेयर करें तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कंपनी अपने कैश फ्लोज को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। कंपनी का कैश कन्वर्जेशन साइकिल काफी इंप्रूव होते आ रही है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरओई के बारे में। आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनके इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं आरओई। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का आरओई है 10%, जो कि बढ़ के पिछले 3 साल में 11% हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आरओसी के बारे में, आरओसी मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं आरओसी, फिर चाहे वो कैपिटल डेट के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे इस केस में कंपनी का पिछले 5 साल का आरओसी है 15%, जो कि बढ़ के पिछले 3 साल में 17% हो चुका है, जो कि काफी फेयर है। चलो अब बात करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी हैं मिस्टर विपिन कुमार सक्सेना, और यही इस कंपनी के सीईओ हैं। और अगर हम बात करें कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो हमें कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग 74% है, जो कि काफी ज्यादा है, और यहाँ पे कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो फाइनली बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में और कोविड का इस कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो अगर हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पे कंपनी अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे कंपनी हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोविड इंपैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे जब मार्च में लॉकडाउन लगा था तो कंपनी फेल हो गई थी इंडियन आर्मी को शिप करने में, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को 80 to 90 करोड़ का लॉस भी हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनका जो इनकी मेन यूनिट है वो कोलकाता में है, पर यहाँ पे कोरोना की वजह से कोलकाता रेड जोन में था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को गैदर नहीं कर पाए, जिसका इम्पैक्ट इनकी सीधा मैन पावर पर पड़ा। इसके साथ साथ रिसेंटली अगर आपने सुना होगा, यहाँ पे साइक्लोन्स आए थे, तो साइक्लोन्स की वजह से इनका जो सिस्टम था वो डैमेज हो गया, बट कंपनी के अकॉर्डिंग वो जल्दी से रिकवर कर लेंगे। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।